इंडिया के लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है। अजनाब वर्ष, आर्यावर्त, इंतु, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, कई नामों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इन नामों से आज कोई लेना देना नहीं, दो नामों से लेना देना। कौन से? इंडिया और भारत। इसलिए ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयोग किया गया है। संविधान का जो भाग 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें कहा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। दो नामों का प्रयोग किया गया है। तो सवाल है कि और नाम कहाँ गए? इसलिए दो नामों का प्रयोग किया गया है क्योंकि इंडिया जो नाम है वो भारत के परंपरा को नहीं बल्कि आधुनिकता को रिप्रेजेंट करता है, और जो भारत है ये भारतीय संस्कृति और परंपरा को रिप्रेजेंट करता है, अभिव्यक्त करता है। औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए थे, आजाद होने को भारत था। तो उससे पहले ही 1945 के आसपास कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गठित की गई थी, चाहे वो यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, कई संस्थाएं गठित हो चुकी थी। खैर, जब भारत उन संस्थाओं से अटैच्ड हुआ तो वहां पर भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था ना भैया, तो उस संविधान के निर्माण में कौन सा शब्द शामिल किया जाए, इसको लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, इंडिया को लेकर या भारत को लेकर के। तो कहा गया कि इंडिया जो है आधुनिक परंपरा और आधुनिक आवश्यकता को भारत को रिप्रेजेंट करती है वैश्विक स्तर पे, तो इंडिया शब्द होना चाहिए। और भारत वहीं भारतीय परंपरा और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, अभिव्यक्त करती है, भारत शब्द होना चाहिए। इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग एक संतुलन स्थापित करने के लिए शामिल किया गया। खैर, इन सबको छोड़िए, दो शब्दों को लेकर आज जिक्र करना है, यूनियन और फेडरल को लेकर के। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या अंतर होता है? क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? क्या हमारे पास भ्रम अभी तक रहा है कि राज्य अलग हो सकते हैं? क्या क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सारे मैटर को लेकर आज जो है सॉर्ट आउट करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि ये मैटर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि चूंकि इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन नहीं सही चल रहे हैं। अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ा दिए हैं, 27 से 50% टैरिफ लागू उसका हो जाएगा, जहां से भारत को एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, अमेरिका का मानना है कि रूस से आप तेल और हथियारों का आयात बंद कर दीजिए, उसके ऊपर दबाव बनाइए कि रसिया यूक्रेन वार को रोके, नहीं तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ाते ही जाएंगे। फिलहाल ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हुई। मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है। मेरा मुद्दा केवल आज का ये है कि यूनियन और फेडरल में क्या कुछ अंतर होता है। तो पहले समझते हैं कि भारत का जो यूनियन शब्द है उसके बारे में, और उसके बाद फेडरल के बारे में समझते हैं, देन उसके बाद कंपेयर करते हैं, अंतर को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना भैया? खैर, सबसे पहले अगर हम यूनियन शब्द को देखें तो यूनियन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, आर्टिकल 1 में। अभी अभी आपने सुना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन का जो हिंदी होता है वो संघ होता है। ठीक है ना? मजे की बात है, फेडरल शब्द का भी हिंदी संघ ही होता है। फिलहाल यूनियन शब्द, यूनियन जब आया, अच्छा 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में यूनियन शब्द नहीं फेडरल का प्रयोग किया गया था। तो उतने समय भारत की आजादी तक भारत में जो सिस्टम था वो फेडरलिज्म सिस्टम था। ठीक है ना? खैर, लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत में यूनियन मतलब कि जो है यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पर फेडरल शब्द सिस्टम समाप्त हो गया। ठीक है ना? खैर, आते हैं थोड़ा सा यूनियन शब्द को समझते हैं कि यूनियन जो है एक शरीर है। यूनियन जो है एक प्रकार का शरीर है, और जो शरीर के अंग हैं वो राज्य है। मतलब कि यूनियन की जो संकल्पना है उस शरीर पूरे जो है शरीर से की गई है, और जो राज्य हैं जिनसे जो है यूनियन मिलकर बना हुआ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो राज्य हैं ये शरीर के अंग हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शरीर से कोई भी अंग अलग नहीं हो सकता। ठीक ना भैया? खैर, ये तो यूनियन आपका हुआ। तो सवाल ये है कि यूनियन और फेडरल में क्या अंतर होता है। पहले फेडरल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच डिफरेंस को करेंगे। ठीक ना भैया? तो फेडरल फेडरल अमेरिका संविधान में प्रयोग किया गया है। आपको मैं बताते चलूं कि पहले जब आजाद नहीं हुआ था अमेरिका, तो 13 कॉलोनियां थी। 13 कॉलोनियां ब्रिटिशर्स ने वहां पर जाकर भी अधिकार कर किया था। 13 कॉलोनियां थी।
मतलब कि सीधा सा समझिए कि 13 राज्य थे। इन 13 राज्यों ने मिल करके एक कॉन्फेडरल बनाया जिसे परिसंघ कहते हैं, और थोड़ा कुछ शक्तियां इस परिसंघ को दे दी। ये इसलिए हो रहे हैं ना कि ताकि इनमें एकता और अखंडता बनी रहे, ताकि इनमें अगर कोई मैटर हो तो एक कॉन्फेडरल जाकर बात करे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या कोई युद्ध वगैरह हो या फिर संयुक्त रूप से कोई बातचीत रखनी हो, कोई अभिव्यक्त किसी मुद्दे को लेकर करना हो, तो एक कॉन्फेडरल आ गया है। इसीलिए कॉन्फेडरल का सिस्टम लिया गया। 1787 में फिलाडेल्फिया संविधान सम्मेलन होता है और इसी फिलाडेल्फिया संविधान सम्मेलन में अमेरिका का संविधान का निर्माण किया गया। 1789 में लागू हुआ। खैर, यहां पर जो ये कॉन्फेडरल है, कॉन्फेडरल शब्द चेंज होके फेडरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जो कॉन्फेडरल था, मतलब कि 1787 से पहले, फिलाडेल्फिया समिट से पहले वो कॉन्फेडरल था। तो यहां पर जो 13 कॉलोनियां मिली थी, 13 राज्य मिले थे, इस समझौतों का परिणाम था। चाहते तो राज्य कॉन्फेडरल से अलग हो सकते थे, लेकिन जैसे ही फिलाडेल्फिया समिट होता है 1787 का, 89 में संविधान लागू होता है अमेरिका का, कॉन्फेडरल से फेडरल का सिस्टम आता है, किसी समझौते का परिणाम नहीं रह जाता। ध्यान से सुनिएगा, अभी भी टीचर पढ़ाते हैं कि अमेरिका का संविधान समझौतों का परिणाम है, अमेरिका एक राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं। भैया, समझौते का परिणाम नहीं है, एक कॉन्फेडरल के सिस्टम में था, फेडरल वाले सिस्टम में नहीं है। ये जो है फिलाडेल्फिया समिट से पहले था, अब नहीं है ये। ठीक ना भैया? तो मेरा सीधा सा आशय है कि जब 13 कॉलोनियों ने मिल करके एक कॉन्फेडरल बनाया तो उस समय सीधी सी बात है कि वह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम था। लेकिन फिलाडेल्फिया समिट 1787 होता है, संविधान सम्मेलन था, संविधान बनकर तैयार हुआ, 89 में लागू हुआ। तो यहां पर कॉन्फेडरल चेंज होकर के फेडरल का सिस्टम लाया गया। यहां पर राज्यों के बीच समझौतों का परिणाम नहीं है, मतलब कि जो संघ होगा वो अविनाशी संघ हो गया भारत की भांति। ठीक है ना? खैर, थोड़ा सा ये समझते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद जो है हम यह समझेंगे कि क्या जो अवधारणा चलती है कि फेडरल से कोई राज्य अलग हो सकता है क्या। तो खैर, इसी को समझ लेते हैं। आपको मैं बताते चलूं कि टेक्सास जो वहां का प्रांत है, बार बार अलग होने का प्रयास कर रहा था, अमेरिका का टेक्सास प्रांत। और टेक्सास प्रांत जब अलग होने का प्रयास कर रहा था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कहा गया कि क्या अमेरिकी फेडरल से कोई राज्य अलग हो सकता है क्या। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनिए जरा, मैं डिसीजन दे रहा हूं। कहा कि संविधान, अमेरिका के संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कोई प्रांत अमेरिका के परिसंघ से, अमेरिका के फेडरल से अलग हो सकता है। वहां की कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के जो है सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत नकार दिया। कौन से केस में? टेक्सास बनाम व्हाइट केस, ये 1869 में लाया गया था। ठीक ना? इसमें पूरी तरह नकार दिया गया और एक अविनाशी संघ के रूप में अमेरिका को देखा गया। लेकिन दो बातों को लेकर शर्त रखी गई। कहा गया कि दो ही कंडीशन में अगर कोई प्रांत चाहे तो अलग हो सकता है। अमेरिका में टोटल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत। मतलब कि इसमें से 38 प्रांत, 3/4 प्रांत अगर चाहें तो कोई प्रांत अलग हो सकता है। अगर ये 3/4 प्रांत इस बात को लेकर सहमत हो जाएं कि नहीं, इस प्रांत की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, अमेरिका में असंगतियां पैदा हो रही हैं या अमेरिका डिस्टर्ब हो रहा है, तो 3/4 अगर मिलकर ये बोल देते हैं कि नहीं, टेक्सास प्रांत अलग होना चाहिए, सो टेक्सास प्रांत अलग होगा। या फिर दूसरी कंडीशन कि टेक्सास प्रांत की वजह से पूरे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया हो, सो अलग होगा। ये कंडीशन बहुत सही नहीं लग रही है। फिलहाल दो कंडीशंस के आधार पे कोई राज्य, कोई प्रांत चाहे तो इस फेडरल से अलग हो सकता है। टेक्सास बनाम व्हाइट केस 1869 में लाया गया था। फिलहाल अब थोड़ा सा अंतर हम समझते हैं कि ये यूनियन शब्द और फेडरल शब्द में अंतर क्या होता है। पहला कि यूनियन जो होता है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, फेडरल भी किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कौन फेडरल था, फेडरल नहीं है। संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं है यूनियन में, फेडरल में भी नहीं है। हां, सुप्रीम कोर्ट वहां का मानता है कि दो शर्तों के आधार पर अगर प्रांत चाहें तो अलग हो सकते हैं। पहला, 3/4 सदस्य सहमत हो जाएं और इसके अलावा उस राज्य के या उस प्रांत की वजह से अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाए। तीसरा पॉइंट है कि संघ बिना राज्यों की अनुमति के
राज्यों का विभाजन कर सकती है यूनियन में, मतलब कि राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, उत्तराखंड को या उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में डिवाइड करना है तो केंद्र बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी। अगर वो चाहे तो उसको एकाधिकार प्राप्त है, वो कर सकती है। लेकिन अमेरिका के फेडरल में राज्यों को अगर विभाजन करना है तो उस स्थिति में केंद्र को, वहां का जो फेडरल है, उसको अनुमति लेना बेहद जरूरी है। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो कि कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियां, वो केंद्र को प्राप्त हैं, लेकिन अमेरिका में वो राज्यों को प्राप्त हैं। ठीक है ना भैया? अच्छा, भारत में जो यूनियन है, यूनियन में राज्यों को स्वायत्तता कम है, लेकिन अमेरिका के जो फेडरल है वहां पर राज्यों को स्वायत्तता ज्यादा है। तो एक कुछ डिफरेंसेस थे। तो आई होप यूनियन, फेडरल, इंडिया, भारत जैसे नामों को लेकर के, और भारत और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और फेडरल को लेकर के क्या डिफरेंसेस हैं, ये समझ में आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।